सुबह से ही अनुपमा का मन बेहद उदास था। अनिकेत को घर से गए हुए पूरे 3 महीने बीत चुके थे। इस अवधि में कोई दिन ऐसा न था जब उसने अनिकेत के घर लौट आने की बात ना सोची हो। समय की आंधी के थपेड़ों से बिखर गए इस घर को सहेजने की ना सोची हो, किंतु उसे इंतजार था सही वक्त का। सुबह जब अनुपमा नाश्ते के लिए पिताजी को बुलाने गई तो देखा वे अनिकेत की फोटो के सामने खड़े चुपचाप उसे निहार रहे हैं। यद्यपि उसे देखते ही वे वहां से हट गए, किंतु आंसू भरी आंखों में उतर आई व्यथा को उससे न छिपा पाए। अनुपमा ने एक बार गहरी नजरों से उन्हें देखा, फिर किचन में चली गई। अनुपमा का विवाह हुए 4 वर्ष बीत गए थे। सुहाग रात को उसके पति राजीव ने कहा था, बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। पिताजी, अनिकेत और मैंने अत्यंत तकलीफपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। घर में एक स्त्री का अभाव हमेशा खटका है। मैं चाहता हूँ अपने स्नेह एवं अपनेपन के बल पर तुम इस अभाव की पूरक बनो। इस घर के प्रति तुम्हारी निष्ठा में कभी कमी ना आए। अनुपमा ने अपना कांपता हुआ हाथ पति के हाथ पर रखकर उसे अपनी मौन स्वीकृति दी थी। अगले दिन राजीव ने हनीमून के लिए शिमला चलने का प्रस्ताव रखा तो अनुपमा ने इनकार कर दिया और कहा था, नहीं राजीव, नए जीवन की शुरुआत के लिए स्वजनों को छोड़कर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हनीमून हम अपने घर पर रहकर मनाएंगे। अनिकेत की परीक्षाओं के बाद हम सब इकट्ठे नैनीताल चलेंगे। अनिकेत तो बिल्कुल अपनी भाभी का दीवाना था। भाभी के रूप में मानो उसने अपनी माँ को पा लिया था। छोटे बड़े हर काम में वह भाभी पर निर्भर हो गया था। यहाँ तक कि अक्सर वह अपने नोट्स तैयार करने में भी अनुपमा की सहायता लेने लगा था। परीक्षाओं के बाद वे तीनों नैनीताल चले गए। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके मन को बांध लिया था। ऐसा महसूस होता था मानो सारे संसार से अलग थलग यह छोटा सा शहर अपने आप में कोई रहस्य समेटे हुए हो। ताल के किनारे बने हुए होटल में वे ठहरे थे। लगभग रोज ही शाम को वे बोटिंग करते थे। उस समय राजीव और अनिकेत ताल की लहरों के साथ कोई ना कोई गीत छेड़ देते। दोनों भाइयों को गीत संगीत से बेहद लगाव था। एक दिन वे बहुत सवेरे स्नो व्यू और चाइना पीक के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चीड़ व देवदार के पेड़ और उनसे छनकर आती हुई सूर्य की किरणों का नृत्य सम्मोहित कर रहा था। बीच बीच में रुकते हंसते बातें करते हुए वे तीनों चाइना पीक तक पहुंच गए। वहां से पूरे नैनीताल का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। समय मानो वहां आकर थम गया था। वातावरण में एक गहरी निस्तब्धता रची बसी हुई थी। कुछ देर के लिए अनुपमा प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई। उस समय वह स्वयं को प्रकृति के काफी निकट महसूस कर रही थी। उसे पता नहीं चला कब राजीव पास बने हुए रेस्टोरेंट में चाय का ऑर्डर देने चले गए। उस समय वह चौंकी जब अनिकेत ने उससे खोई खोई आवाज में कहा, कभी कभी ऐसा क्यों होता है भाभी? किसी विशेष इंसान की यादें मात्र ही वातावरण में खुशियों का उजाला भर देती है। अनुपमा ने एक गहरी नजरें अनिकेत की ओर डाली। आखिर कौन है वह विशेष इंसान? मैं भी तो सुनूं। अनिकेत खामोश रहा। अनुपमा समझ गई वह उससे संकोच कर रहा है। तब उसने कहा, अपनी भाभी को भी नहीं बताओगे? अनिकेत कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, उसका नाम रोशनी है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। बहुत अच्छी लड़की है। तुम मिलोगी तो जरूर पसंद करोगी। अच्छा, तो कब मिलवा रहे हो? जब तुम चाहो, परंतु भैया को इस विषय में तभी कुछ बताना जब तुम लड़की पसंद कर लो और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। अनिकेत ये बात कह ही रहा था तभी राजीव वहां आए और वह खामोश हो गया। चाय पीकर वे लोग वहां से लौट गए। अगले दिन नैनीताल से वे वापस आ गए थे। कुछ दिन अनुपमा को घर व्यवस्थित करने में लगे। अनिकेत जॉब के लिए जगह जगह इंटरव्यू दे रहा था। 2-3 जगह से उसे उम्मीद भी थी। दिवाली में 10 दिन बाकी थे। अनुपमा के घर से उसके पापा का लेटर आया कि वे उसे दिवाली पर लेने आ रहे हैं। लेटर पढ़ने के बाद उसके ससुर ने बुलाकर कहा, बेटी, अपने जाने की तैयारी कर लो, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ रहे हैं। सुनकर अनुपमा खामोश खड़ी रही। पिताजी ने उसे देखा और बोले, क्या बात है बेटी, किस सोच में डूब गई? पिताजी, आप पापा को लेटर लिख दीजिए, वे दिवाली के बाद ही मुझे लेने के लिए आए। क्यों?
पिताजी अचंभित रह गए। बात यह है कि वहाँ पापा के पास दूसरे बच्चे भी हैं। मेरे ना जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, किंतु यहाँ मेरे जाने से आप लोग अकेले पड़ जाएंगे। नहीं पिताजी, अपने घर की रोशनी फीकी करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप पापा को दिवाली के बाद आने के लिए लिख दे। इतना कहकर अनुपमा चली गई। दिवाली से 2 दिन पहले अनिकेत का नियुक्ति पत्र आ गया तो दिवाली की खुशी दुगनी हो गई। उसे टीसीएस में बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। एक दिन दोपहर के समय अनुपमा घर पर अकेली थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वह अनुपमा से बोली, नमस्ते दीदी जी, मैं एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी की तरफ से आए हूँ। आप अपने चेहरे पर कौन सा क्रीम लगाती हैं? अनुपमा उस समय मूंग का हलवा बना रही थी। वो परेशान सी होती हुई बोली, देखो फिर कभी आना, इस समय मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे भी हमारे घर में बहुत सारे क्रीम और वस्तुएं कैंटीन से आती हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी, बस आप एक नज़र देख लीजिए। नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, कहकर अनुपमा अंदर जाने लगी कि तभी ना जाने कहाँ से अनिकेत प्रकट हो गया। वह हंसते हुए अनुपमा की बाह पकड़कर बोला, 2 मिनट ठहरो तो भाभी, ऐसी भी क्या जल्दी है? ब्यूटी क्रीम ना भी देखो, लेकिन रोशनी को तो देख लो। अरे, ये रोशनी है? अनुपमा आश्चर्य व्यक्त करते हुए खुश हो उठी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। आओ रोशनी। अनुपमा ने उसे प्यार से अपने पास बिठा लिया। कहाँ से घूम कर आ रहे हो तुम दोनों? भाभी, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। रोशनी को तुमसे मिलवाने लाना था ना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया निकेत, मैं तो स्वयं ही तुमसे कहने वाली थी। रोशनी करीब 2 घंटे वहां बैठी रही। अनुपमा ने उससे बहुत सी बातें की। जब अनिकेत उसे छोड़कर वापस गया तो अनुपमा ने कहा, रोशनी मुझे पसंद है। अपने लिए मुझे ऐसी ही देवरानी चाहिए। सच भाभी? प्रसन्नता के अतिरिक्त में अनिकेत चहक उठा। बस फिर तो भाभी, पिताजी और भैया को ऐसी पट्टी पढ़ाओ कि वे लोग तैयार हो जाए। परंतु रोशनी कायस्थ है और हम लोग क्षत्रिय। मुझे डर है बाबूजी इस रिश्ते के लिए कहीं इनकार ना कर दे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है भाभी। तुम कहोगी तो पिताजी मान जाएंगे। किंतु पिताजी सहमत ना हुए। राजीव को तो अनुपमा ने तुरंत राजी कर लिया था, मगर पिताजी के सामने उसकी एक ना चली। एक दिन रात को राजीव और अनुपमा ने जब इस विषय को छेड़ा तो पिताजी ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हो जाऊंगा? अनिकेत के लिए मेरे पास एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। वह भी बहुत अच्छी लड़की है पिताजी, आप एक बार उससे मिलकर तो देख लीजिए। सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे संस्कारों वाली लड़की है, किंतु है तो दूसरी जाति की। जाति पाति सब व्यर्थ की बातें हैं पिताजी, हमारे ही बनाए हुए ढकोसले। अगर लड़के और लड़की के विचार मेल खाते हो, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मेरे विचार में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजीव पिताजी को समझाते हुए बोले, लड़के और लड़की की पसंद ही सब कुछ नहीं होती। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? आखिर रहना तो हमें समाज में ही है ना। आज तक इस खानदान में दूसरी जाति की बहू नहीं आई है। रिश्तेदारों की वजह से क्या आप अपने बेटे की खुशियां छीन लेंगे? मुझसे बहस मत करो राजीव, मैं किसी की खुशियां नहीं छीन रहा। तुम मुझे नहीं, अनिकेत को समझाओ। ये प्यार का चक्कर छोड़कर जहां मैं कहूँ वहां शादी करे। उसके लिए रोशनी से भी अच्छी लड़की ढूंढना मेरा काम है। व्यर्थ की भावुकता में कुछ नहीं रखा। पिताजी उठकर बाहर चले गए। इसका मतलब था अब वे इस विषय पर और बात नहीं करना चाहते थे। अनुपमा परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे सुलझाए। एक ओर पिताजी का हठी स्वभाव तो दूसरी ओर अनिकेत की कोमल भावनाएं। दोनों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करे? जब से अनिकेत को पिताजी के इनकार के विषय में बताया था, वह खामोश रहने लगा था। उसका अधिकांश समय घर से बाहर व्यतीत होता था। अनुपमा को डर था कि कहीं यह खामोशी आने वाले तूफान की सूचक ना हो। एक दिन अनुपमा किचन में खाना बना रही थी। अनिकेत वहीं आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ना जाने अनिकेत क्या कहने वाला है। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। मैंने रोशनी से शादी कर ली है, अनिकेत अनुपमा से नजरें चुराते हुए बोला। अनुपमा सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए तो जैसे होश ही ना रहा।
इतने में उसे रोटी जलने की गंध आई। उसने फुर्ती से गैस बंद की और पलटकर अनिकेत का चेहरा देखने लगी। ये तुमने क्या किया? मैं मजबूर था भाभी। मैं स्वयं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था, किंतु क्या करता? रोशनी को क्या छोड़ देता? पिछले 4-5 सालों से उसकी और मेरी दोस्ती है। तुम कुछ समय तक इंतजार कर सकते थे। मैं और राजीव पिताजी को मनाने की दोबारा कोशिश करते। कोई फायदा नहीं होता भाभी। मैं जानता हूँ वो मानने वाले नहीं थे। उधर रोशनी के घर वाले शादी के लिए जल्दी मचा रहे थे, इसलिए शादी में देर नहीं हो सकता था, वरना वे लोग उसका कहीं अन्य रिश्ता तय कर देते। अब क्या होगा अनिकेत? रोशनी को तुम कैसे घर लाओगे? अनुपमा बुरी तरह घबरा रही थी। मैं रोशनी को तब तक घर नहीं लाऊंगा जब तक पिताजी उसे स्वयं नहीं बुलाएंगे। अब वह मेरी पत्नी है, उसका अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनिकेत दृढ़ स्वर में बोला। फिर उसे कहाँ रखोगे? फिलहाल कंपनी की ओर से मुझे फ्लैट मिल गया है, मैं और रोशनी वहीं रहेंगे। अनिकेत धीमे स्वर में बोला और वहां से चला गया। पिछले कुछ दिनों से अनिकेत कितना परेशान था, ये तो उसका दिल ही जानता था। भैया भाभी और पिताजी से अलग रहने की कल्पना उसे बेचैन कर रही थी। वह किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितियों के सम्मुख विवश था। इसके बाद के दिनों की यादें अनुपमा को अंदर तक कपा देती। पिताजी को जब अनिकेत की शादी के विषय में पता चला तो वे बुरी तरह से टूट गए। उनकी हठ धर्मी बेटे को विद्रोही बना देगी, इसका उन्हें सपने में भी गुमान न था। उन्होंने बेटों को पालने में बाप की ही नहीं माँ की भूमिका भी निभाई थी। बेटों के पालन पोषण में स्वयं का जीवन होम कर डाला था, किंतु एक लड़की के प्यार में पागल बेटे ने उनके समस्त समर्पण को धूल में मिला दिया था। अब पिताजी थके थके और बीमार रहने लगे थे। अनुपमा के आने से घर की जो खुशियां पूर्णिमा की चांद के समान बढ़ रही थी, अनिकेत के जाते ही अमावस की चांद की तरह घट गई। अनुपमा की दशा उस चिड़िया की तरह थी जिसके घोंसले का तिनका बिखर कर दूर जा गिरा था। वह उस तिनकों को उठा लाने की उधेड़-बुन में लगी रहती थी। आज जब उसने पिताजी को अनिकेत की फोटो के सामने रोते देखा तो विकलता और भी बढ़ गई। अगले दिन अनुपमा मार्केट गई हुई थी। जब लौटी तो उसके साथ एक अन्य युवती भी थी। पिताजी बाहर बरामदे में बैठे थे। अनुपमा ने उसका परिचय कराते हुए कहा, पिताजी ये मेरी सहेली शिल्पा है। हम दोनों एक ही साथ पढ़ती थी। इसका इस शहर में विवाह हुआ है। आज मुझे अचानक मार्केट में मिल गई तो मैं इसे घर ले आई। शिल्पा ने आगे बढ़कर पिताजी के पांव छुए लिए। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटी। कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? जी टीसीएस बैंगलोर में। अभी शिल्पा यहाँ अकेली है पिताजी। जब इसके पति को वहाँ कोई अच्छा घर मिल जाएगा तो वे इसे ले जाएंगे, अनुपमा ने कहा। पिताजी टीसीएस का नाम सुनकर खामोश हो गए। अनिकेत भी तो यहाँ इसी कंपनी में काम करता था। दर्द की एक परछाई उनके चेहरे पर से आकर गुजर गई, किंतु जल्द ही उन्हें शिल्पा की उपस्थिति का भान हो गया और उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। इसके बाद वे शिल्पा और अनुपमा काफी देर तक बातचीत करते रहे। जब शिल्पा जाने लगी तो पिताजी ने कहा, बेटी अब तो तुमने घर देख लिया है, आती रहना। जी पिताजी, अब जरूर आया करूंगी। मैं भी घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। इसके बाद शिल्पा अक्सर अनुपमा के घर आने लगी। धीरे धीरे वह पिताजी से खुलने लगी थी। वे तीनों बैठकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते, हंसते, कह कहे लगाते और कभी कभी ताश खेलते। शिल्पा ने अपने स्वभाव और बातचीत से पिताजी का मन मोह लिया था। पिताजी भी उसे बेटी के समान प्यार करने लगे थे। वह 3-4 दिनों तक न आती तो वे उसके बारे में पूछने लगते थे। शिल्पा अनुपमा को घर के कामों में भी हेल्प करने लगी थी। कुछ दिनों बाद ना जाने क्यों शिल्पा 1 सप्ताह तक न आई। एक दिन पिताजी अनुपमा से बोले, शिल्पा आजकल क्यों नहीं आ रही है? मैं आपको बताना भूल गई पिताजी। कल शिल्पा का फोन आया था, वो बीमार है। बीमार है और तुम मुझे बताना भूल गई? तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद न थी। जाओ उसे देख कर आओ। उसे किसी चीज की जरूरत हो तो लेती जाना। आखिर हमारा भी तो उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। पिताजी की शिल्पा के प्रति इस ममता को देखकर अनुपमा मुस्कुरा उठी। शिल्पा ने पिताजी के मन में अपना स्थान बना लिया था, फिर भी अनिकेत का अभाव उन्हें खोखला बना रहा था। राजीव, अनुपमा और शिल्पा के अथक कोशिशों के बावजूद उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। एक रात
पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, वे बेहोश हो गए। राजीव ने अनिकेत को भी फ़ोन कर दिया था। वह और रोशनी तुरंत अस्पताल पहुंचे। सारी रात आंखों में ही कट गई। अनिकेत की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। वह बार बार रो पड़ता था। अनुपमा ही उसे सांत्वना दे रही थी। सुबह के समय पिताजी को होश आया। समय पर डॉक्टरी चिकित्सा मिल जाने के कारण खतरा टल गया था। पिताजी के होश में आने पर अनिकेत सामने से हट गया। सोचा हो सकता है उसको देखकर उनके दिल को धक्का लगे और उनकी हालत फिर से बिगड़ जाए। 10 दिनों तक पिताजी अस्पताल में रहे। राजीव और अनुपमा उनकी सेवा में जुटे रहे। घर का सारा काम शिल्पा ने संभाला। जिस दिन पिताजी को घर आना था, शिल्पा ने सारे घर में दिए लगा दिए थे। जिस समय वे कार से उतरे, उसने आगे बढ़कर पिताजी के चरण स्पर्श किए। राजीव और अनुपमा उन्हें अंदर ले आए। पिताजी, शिल्पा ने आपकी बहुत सेवा की है, अनुपमा ने उन्हें पलंग पर बिठाते हुए कहा। हमेशा सुखी रहो बेटी। वे लोग कितने सुखी होंगे जिन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली है। पिताजी एक क्षण खामोश रहे, फिर आह सी भरते हुए दुखी स्वर में बोले, राजीव ने मेरी पसंद से ब्याह किया, देखो कितना खुश है। अनुपमा हजारों में एक है। काश अनिकेत ने भी कहा माना होता तो उसकी बहू भी तुम दोनों जैसी होती। अनुपमा को लगा यदि अब उसने पिताजी से अपने मन की बात न कही तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जीवन में अनुकूल क्षण बार बार नहीं आते। वह उनके समीप जा बैठी। उसने आंखों ही आंखों में राजीव से अनुमति मांगी और बोली, आपकी इस बेटी से बहुत बड़ा अपराध हो गया है पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन सा अपराध? पिताजी हैरान हो उठे। अनुपमा ने उनके घुटनों पर सिर रख दिया और डरते डरते बोली, शिल्पा जिस घर की बहू है वह घर यही है पिताजी। यह शिल्पा नहीं, आपकी दूसरी बेटी रोशनी है। रोशनी यानी अनिकेत की पत्नी? इतने दिनों तक तुम मुझसे? पिताजी, मैंने यह अपराध आपको धोखा देने या दुख पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया। मैं और राजीव चाहते हैं हम सब आपकी छत्र छाया में रहें। यह घर एक घोंसले के समान है पिताजी। इसके तिनके को बिखरने मत दीजिए, इन्हें समेट लीजिए। कहते कहते अनुपमा रोने लगी। पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ तो अनुपमा की निष्ठा और कुछ रोशनी का सरल स्वभाव व सेवा भावना उन्हें कमजोर बना रही थी। साथ ही हालात ने उनके और अनिकेत के बीच जो दूरी पैदा कर दी थी, उसने उनकी हठधर्मिता को कमजोर बना डाला था। उन्होंने स्नेहपूर्वक अनुपमा को उठाया, फिर रोशनी को अपने पास बिठा लिया और रोशनी की तरफ देखकर कहा, बेटी, जीवन में यदि किसी को अपना आदर्श बनाना तो अपनी अनुपमा दीदी को ही बनाना। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस घर की खुशियां वापस आई है। फिर उन्होंने राजीव को अनिकेत को बुलाने भेज दिया। वास्तव में व्यक्ति अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद रहकर स्वयं ही अपने जीवन में दुखों का समावेश कर लेता है। पिताजी ने सोचा, यदि वे अपने इस अहम के दायरे से बाहर आकर भावनाओं के साथ साथ विवेक से भी काम लेते तो उन बीते दिनों को भी आनंदमय बना सकते थे जो उन्होंने और उनके परिवार ने दुखी रहकर गुजारे थे। उन्होंने खिड़की में से देखा, अनिकेत राजीव के साथ कार से उतर रहा है। बाहर दियों की झिलमिलाती लौ भविष्य को अपने प्रकाश से आलोकित कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। माँ, ये देखो गोवा के टिकट। अगले हफ्ते हम सब गोवा जा रहे हैं। आकाश मेरे कमरे में आती खुशी से बोला। उसके आगे पीछे मेरी बहू निशा और पोता अथर्व भी मेरे कमरे में आ गए। दादी, पता है वो बहुत बड़ा समंदर है, हमारी टीचर ने बताया था। कितना मजा आएगा ना? कहते हुए अथर्व ने मुझे खुशी से गले लगा दिया। मेरी बहू ने हंसते हुए कहा, माँ, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आपको भी गोवा में जीन्स पहननी होगी। चल पगली, मैं और जीन्स? दुनिया देखेगी तो हंसेगी मुझ पर, मैंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। माँ, इस बार आपको निशा की बात माननी होगी, आकाश ने मेरी गोद में सिर रखकर कहा। अच्छा अच्छा सोचूंगी,
अभी चलो सब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सबके अपने कमरों में जाने के बाद मैं खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। मैंने कभी समंदर नहीं देखा था। अगले हफ्ते समंदर के किनारे बैठी होंगी, सोच सोच कर मन नाच रहा था। फिर ये भी सोचा कि कल सत्संग में जाकर सबको बताऊंगी कि मैं गोवा जा रही हूँ। सुबह निशा अथर्व के स्कूल जाने के बाद मुझे सत्संग के लिए छोड़कर ऑफिस चली गई। मुझे अपनी सहेलियों को गोवा जाने की बात बताने की बहुत जल्दी थी। सत्संग का तो बहाना होता है। यहाँ आने वाली सब औरतें आमतौर पर घर की बातचीत करके ही वक्त बिताती हैं। अथर्व ने जब से स्कूल जाना शुरू किया है, मैं भी वक्त गुजारने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। सत्संग शुरू हो चुका था। मैंने धीरे से अपनी पास बैठी रेखा से कहा, सुन, अगले हफ्ते सत्संग मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं अपने बेटे बहू के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या? गोवा? पिछले साल तो तू शिमला गई थी, इस बार गोवा? तेरे तो मजे हैं। रेखा ने कहा। गोवा? अरे वाह! आकाश की माँ, सुना है कि समंदर के किनारे शाम का मजा ही कुछ और होता है। मेरे भाई का बेटा बहू गए थे, उन्होंने बताया। आगे बैठी आगे बैठी सुशीला ने अपनी गर्दन पीछे घुमा ली। धीरे धीरे सत्संग छोड़कर मेरे आसपास की औरतों ने एक छोटा सा घेरा बना लिया। मैं गर्व से फूली नहीं समा रही थी। तू इतना लंबा सफर कर पाएगी? गोवा बहुत दूर है, पूरे एक दिन का सफर है। इस बार रेखा के साथ बैठी कमला ने कहा। तू बुरा ना मानना, मैंने तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। तेरे बेटा बहू बहुत सयाने हैं। साथ बैठी दीदी ने कहा। वह मेरी जान पहचान की औरतें में सबसे बड़ी थी, इसलिए सब उन्हें दीदी ही कहते थे। कोई उनका नाम जानता ही नहीं था। मैंने उनसे कहा, क्यों, क्या हुआ दीदी? आप ऐसा क्यों कह रही हो? तू तो बस बच्चों की तरह घूमना फिरना सुनकर खुश हो जा रही है। जरा सोच, तेरी उम्र में मुझे तीर्थ करवाने की जगह जरा सोच, तेरी उम्र में तुझे तीर्थ करवाने की जगह शिमला गोवा क्यों घुमा रहे हैं तेरे बेटा बहू? कुछ नहीं, बस उनको एक आया चाहिए अपना बच्चा संभालने के लिए। क्या बात कर रही हो दीदी? मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझे आया क्यों समझेगा? मैंने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए कहा। अरे बेटा तो तेरा है, पर अब बहू के चक्कर में उसको भी कहाँ कुछ समझ आ रहा है। दरअसल बच्चा संभालने के लिए आया पर होने वाला खर्चा बचा रहे हैं दोनों। इतने में सत्संग खत्म हो गया और कीर्तन शुरू हो गया। दीदी उठकर आगे चली गई। उनके जाने के बाद सुशीला बोली, वैसे दीदी गलत नहीं कह रही थी। तूने ही बताया था ना कि शिमला में आकाश और निशा देर रात तक मॉल रोड पर घूमते थे और तू और अथर्व उनके आने से पहले ही सो जाते थे। तू ही बता, अगर तू नहीं जाएगी तो अथर्व को वहां कौन संभालेगा? मेरे कुछ कहने से पहले ही रेखा ने अपनी बात कह डाली। देख, दीदी की बात कड़वी है पर सच है। तू इतने सालों से घर संभाल रही है, पहले आकाश को पाला और अब अथर्व की सारी जिम्मेदारी तेरे सिर पर डालकर तेरी बहू काम पर चली जाती है। अरे इस उम्र में बच्चे संभालना आसान नहीं। अब मुझे देख, मैंने तो साफ कह दिया अपनी बहू से कि अपने बच्चों को खुद संभालो। मुझे तो अपने तरीके से जीने दो। भाई, तुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं, पर उनको तेरी ज़रूरत है। उनके ऑफिस जाने के बाद तू पूरे घर और बच्चे की रखवाली जो करती है। क्यों सुशीला बहन? और नहीं तो क्या, खुद को देख जरा। सत्संग खत्म होने से पहले ही घर भागना होता है तुझे। अथर्व स्कूल से जो आ जाता है, तेरी बहू सुबह की निकली रात को घर आती है। सुशीला बोली। और क्या कहूँ, तू ही बता। सारा घर तो तेरी बहू ने अपने हाथ में ले रखा है। मैंने तो अपने बेटे से कह दिया था कि तू जाने तेरी बीवी जाने, मुझे हर महीने खर्चा दे बस। पर तू तो सत्संग के दान के पैसे भी बहू से लेकर आती है। मैं उन सब के बीच चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने अपने बेटे बहू की तारीफ करते करते अपने घर की सारी बातें इनको बता रखी थी। पर सब बातों का यह अर्थ भी निकल सकता था, कभी सोचा नहीं था। अब भी वक्त है, अपने बारे में सोच जरा। तभी सत्संग खत्म होते ही जय जयकार से हॉल गूंज उठा और मैं बातों बातों में भूल गई कि अथर्व घर आ गया होगा। जल्दी से घर के लिए ऑटो किया, पर सारे रास्ते दिमाग में सुशीला और रेखा की बातें ही घूमती रही। घर पहुंची तो अथर्व बाहर ही बैठा था। क्या हुआ दादी, कहाँ रह गई थी आप? उसने पूछा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस घर का ताला खोल दिया। शाम को निशा ने आते ही मुझसे कहा, क्या हुआ माँ, आज आप सत्संग से देर से आई?
सब ठीक है ना? ऑटो नहीं मिला था क्या? निशा का इस तरह के सवाल करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन में आया कि कह दूं कि मैं नौकरानी हूं क्या, जो अपने एक एक पल का हिसाब दूं, पर मैं चुप रही। निशा फिर बोली, क्या बात है माँ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? या फिर कोई और बात है? नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। इससे ज़्यादा मेरा कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ। रात को आकाश भी कमरे में आया, पर मैं जानबूझकर आंखें बंद किए रही ताकि उसे लगे कि मैं सो रही हूँ। सारी रात अजीब कश्मकश। मेरी सहेलियां जो कह रही थी वो मुझे सच सा लग रहा था। सही तो कह रही थी। अगर मैं अथर्व का ध्यान ना रखूं तो क्या निशा काम पर जा पाएगी? घर की ओर से बेफिक्री सिर्फ मेरी वजह से ही तो है। सच में निशा ने मुझे घर का चौकीदार बना दिया है। कल मैं कह दूंगी आकाश से कि अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अब मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। सच ही तो है, कहीं भी जाना हो निशा के हिसाब से जाना होता है। आकाश की और अपनी कमाई का हिस्सा निशा ही रखती है। आकाश उसी से पैसे लेता है। मुझे भी सत्संग आने जाने या दान के पैसे उससे ही मांगने पड़ते हैं। कल तक मेरी सास ने घर अपने हाथ में लिया हुआ था और आज निशा ने। मैं तो कल भी नौकरानी थी और आज भी। मेरी आंखों से आंसू भी बहने लगे। यही सोच सोच कर मैं रात में ना जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह रसोई में खटर पटर की आवाज़ से नींद खुली। घड़ी पर नजर गई तो 8 बज चुके थे। हाय, इतनी देर तक सोती रही। फिर पलंग से उठी तो ऐसा लगा जैसे सिर पर किसी ने 100 किलो का भार रख दिया हो। कल रात भर सोचती रही, शायद इसलिए झूठ का सिर दर्द सच हो गया। अथर्व तो स्कूल चला गया होगा। सोचती मैं जल्दी जल्दी बाहर आई तो देखा निशा किचन में थी। मुझे देखकर बोली, माँ आप जाग गई? आपकी तबीयत कैसी है? आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कहकर निशा चाय बनाने लगी। तभी आकाश भी आ गया और बोला, माँ आपका सिर दर्द कैसा है? मैंने कुछ ना कहा तो वो फिर बोला, माँ लगता है तबीयत ज़्यादा खराब है। निशा, आज माँ को डॉक्टर को दिखा आना। आप फिक्र मत करो, मैं दिखा आऊंगी। निशा ने मुझे चाय पकड़ाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? मैंने निशा से पूछा। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने आज छुट्टी ले ली। निशा कहती हुई किचन में चली गई। हाँ, अगर मैं बीमार हो गई तो घर की रखवाली कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर के पास थे। निशा पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगी थी और मैं एक और रखी बेंच पर बैठ गई। तभी एक जान पहचाना चेहरा सामने वाली बेंच पर बैठा नजर आया। क्या ये सुजाता है? नहीं नहीं, सुजाता तो मेरठ में रहती है। लग तो यही सुजाता ही रही है। ये सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास चली गई और उससे बोली, सुजाता, तुम सुजाता ही हो ना? पहचाना मुझे? मैं रेवती। अरे रेवती तू! कहते ही वह मेरे गले से लग गई। कितने सालों बाद देखा तुझे। कैसी है तू? और तेरा छोटा आकाश कैसा है? सुजाता खुशी से मानो उछली पड़ी। आकाश ठीक है, अब तो उसका छोटू भी हो गया है। अथर्व नाम रखा है उसका। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है, वह बोली। हाँ वो तो है, मैंने जो रखा है उसका नाम। तू सुना, तू यहाँ कैसे? मैंने उससे पूछा। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ हूँ और एक वृद्धाश्रम चला रही हूँ। चला क्या रही हूँ? समझो अपना टाइम पास कर रही हूँ। मतलब? मैंने उत्सुकता से पूछा। तू तो जानती है मैंने शादी नहीं की। सारी उम्र तो अच्छे से गुजर गई। खूब कमाया, पर अब समझ में नहीं आया कि जो कमाया वह साथ तो लेकर जाना नहीं, तो थोड़ी सेवा ही की जाए। बस कुछ सालों से समाज सेवा कर रही हूँ और पिछले 2 सालों से तेरी उम्र के लोगों की देखभाल कर रही हूँ, जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखते। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते। बस उन्हीं में से कुछ को यहाँ लेकर आई थी। बताकर उसने साथ बैठे कुछ लोगों की ओर इशारा किया। बेंच पर बैठे उन लोगों की ओर देखकर मेरा मन बैठ सा गया। जरा देखो तो कैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। भला हो सुजाता का जो इनकी देख रेख कर रही है। अरे तू तो बहुत नेकी का काम कर रही है, मैंने खुशी से कहा। बिल्कुल, मेरे पास पैसा था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत बहलाने की कोशिश की, पर मैंने बस अपने मन की सुनी और इस काम में लग गई। तू भी कभी कभी आया कर, उन लोगों से बात कर, इनसे उनको भी अच्छा लगेगा और तुझे भी। माँ, पर्ची कटवा ली, चलो नंबर आने ही वाला है। निशा ने तभी आकर कहा। सुजाता, ये मेरी बहू है निशा। निशा, ये मेरी बचपन की सहेली है सुजाता।
निशा ने पैर छूकर सुजाता को प्रणाम किया। तो सुजाता बोली, अरे रेवती, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी, वरना आजकल बच्चों के पास कहाँ टाइम है जो अपनी सास को लेकर अस्पताल तक आए। चल अब तू जा, पर हाँ, ये मेरा नंबर ले ले, फोन करती रहना। डॉक्टर को दिखाकर हम घर आ गए। निशा ने कहा कि माँ, आप थोड़ा आराम कर लो, तो मैं अपने कमरे में चली गई। आज सुजाता से मिलकर मन बहुत खुश हुआ। कितना पुराना रिश्ता था। मेरी शादी में सबसे आगे थी वह, और जब आकाश के पापा मुझे छोड़कर गए तो मेरे भी आंसू पोंछने में सबसे आगे थी। पर फिर एक दिन नौकरी के लिए मेरठ चली गई और मैं अपने ससुराल में उलझ गई थी। अचानक मन बहुत सालों पीछे चला गया। आकाश सिर्फ 5 साल का था जब आकाश के पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। आकाश के दादा दादी ने उपकार किया जो अपने घर में जगह दी। पिताजी ने मुझे अपनी बेटी माना, पर माताजी ने हमेशा मुझे पराई ही समझा। हर पल एहसास दिलाया कि मुझे उस घर में सिर्फ आकाश के कारण रहने दिया जा रहा है। बात बात पर माताजी, ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से चल, जैसे वाक्यों का प्रयोग करके मेरे आत्मविश्वास को हिलाती आई थी। आकाश भी उनकी परवरिश में पला बढ़ा। उसने कभी किसी चीज में मेरी राय तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सास ससुर मरने से पहले अपना सब कुछ आकाश के नाम कर गए। उसके बाद तो आकाश की जो मर्जी हुई वो उसने किया। जब उसने निशा से शादी का फैसला किया तब मेरी भी नाराजगी को नजर तब भी मेरी नाराजगी को नजरअंदाज किया, पर निशा ने पहले दिन से मुझे सम्मान दिया। घर की छोटी छोटी बातों में मेरी राय ली और निशा को भी और आकाश को भी मेरे करीब लाई। पहली बार मैं मॉल भी तो उसी के साथ ही गई थी, और फिल्म देखने का तो मुझे बहुत शौक था। जब उसे इस बात का पता चला तो महीने में 2-3 फिल्में दिखाने ले जाती। निशा एक तरह से मेरी बेटी जैसी बन गई। इतने सालों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक कल सत्संग में सुशीला और रेखा की बातों से मैं क्या क्या सोचने लगी। कैसी पागल हूं मैं। मेरी नज़रों के सामने सुजाता के साथ आए वे लोग घूमने लगे जिनके बच्चों ने उन्हें आश्रम में रहने के लिए मजबूर किया था। मेरा मन कांप गया कि मैं बेवकूफ़ बनकर रिश्तों की डोर को किसी की बातों में आकर खींच रही थी। अच्छा हुआ कि समय रहते अकल आ गई। मैं झट से उठी और किचन में जाकर निशा से बोली, निशा, अब मेरी तबीयत ठीक है। तूने छुट्टी ली है तो चल शाम को मार्केट से गोवा जाने के लिए थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं। मेरी बात सुनकर निशा ने छोटे बच्चे की तरह मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।